कल का पाठ आप लोगों को हो गया, समझ में आ गया? जी। ठीक है। आज लुंग लकार का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, 10 लकार हैं, जिनमें से 4 सार्वधातुक हैं और 6 आर्धधातुक लकार से प्रसिद्ध हैं। तो जो सार्वधातुक लकार हैं उनमें प्रायः एक जैसी सिद्धियां होती हैं, एक गण की। ठीक है, क्योंकि सार्वधातुक लकारों में क्या होता है, विकरण आ जाते हैं। यदि वादिगण की धातु है तो उनमें शप रहता है, द्विवादी गण की है तो शन है, स्वादि है तो श्नु है। कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते धातुओं से तत्त विकरण अलग अलग गणों में आते हैं, जो भी आप आगे इसके प्रकरण के बाद आप उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, किंतु जिन लकारों में कुछ विशेष है, इससे पहले हमने रिट का पढ़ा, लुट का पढ़ा, तो रिट और लुट में बहुत ज्यादा विशेषता नहीं थी, एक सिया की थी और उधर से तास की थी। उसके बाद लेट लकार की सिद्धियां आई, लेट लकार के बाद लिट लकार की प्रक्रिया देखी, और अब उसके पश्चात हम इसमें क्या देखेंगे, लुंग लकार। तो लुंग लकार के लिए भी कुछ सूत्र तो सामान्य हैं, कुछ सूत्र क्या है, सामान्य हैं, किंतु फिर भी कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जो उसके अपवाद होंगे। तो लुंग लकार का ये प्रकरण चलेगा। उसके लिए ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले तो लुंग लकार में चली अनिवार्य रूप से सभी धातुओं से आएगा, सभी धातुओं से लुंग लकार में क्या आएगा, चली आएगा, और फिर उस चली के स्थान में क्या हो जाएगा, सिच आदेश हो जाएगा। ये एक उत्सर्ग है, उत्सर्ग मतलब सामान्य नियम है। फिर उसके पश्चात किन्हीं विशेष धातुओं से जो अन्य अपवाद होंगे उनका प्रकरण यहाँ पर ये चलाया जा रहा है। ठीक है ना। तो लुंग लकार में भी बहुत सारी धातुओं में एक जैसे रूप बनते हैं, फिर उसमें कहीं पर वृद्धि इत्यादि की विशेषता आएगी, वो भी आपको सिद्धियों में समझ में आ जाएगा। और न्यंत धातुएं हैं या फिर शलंत हैं, इगुपद हैं, तो कुछ धातुओं से जो विशेष विधान किए गए हैं तो वो इस प्रकरण में आपको पढ़ना है। सबसे पहला सूत्र है चिली लुंगी। चिली लुप्त प्रथमांत निर्देश, लुंगी सप्तमी का एक वचन। ठीक है। अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परश्च नया प्रकरण है, अतः किसी और की अनुवृत्तियां ना आते हुए जो मुख्य अधिकार चल रहे हैं धातु प्रत्यय परश्च अभी वही चलेंगे। सूत्र का अर्थ भी बहुत सीधा सीधा है। लुंगी परतः धातोः चिलि प्रत्ययो भवति, है ना, परश्च। सभी धातुओं से लुंग के परे रहते क्या होता है, चिली प्रत्यय होता है और वह परे होता है, किंतु इस चिली का कहीं श्रवण नहीं होता है, इस चिली का कहीं पर भी श्रवण नहीं होता है। या तो इस चिली का लुक हो जाता है, या तो चिली का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, अन्यथा चिली के स्थान पे सिच आदेश हो जाएगा, या उसके भी अपवाद स्वरूप स इत्यादि आदेश होंगे। तो चिली होता तो है, किंतु चिली के स्थान पे सर्वत्र सिच आदेश हो जाता है, कहीं पर भी चिली का श्रवण नहीं होता है। ठीक है। तो आपके मन में शंका उठ रही है कि यदि जब इसका श्रवण होना ही नहीं है तो फिर चिली किया क्या, सीधे क्या कर देते, सिच कर देते और फिर उसके अपवाद बना लेते। तो ऐसा इसलिए करना पड़ा कि एक सामान्य प्रत्यय बनाया चिली, और जहां जहां पर हमें लुंग लकार में, है ना, जो भी अपवाद सिच सा इत्यादि आदेश हैं, हमें उनको उनका लुक करना है, हमें उनका क्या करना है, लुक करना है। तो उनके लिए फिर आपको अलग अलग सूत्र बनाने पड़ते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता, अलग अलग सूत्र बनाना पड़ता, और फिर अलग अलग प्रत्ययों का लुक करना पड़ता। ठीक है। जैसे आप एक सूत्र याद करते हैं, गाते स्था भूपा भूभ्या सिचः परस्मैपदेशो। इन्हीं धातुओं से उत्तर सिच का हम क्या करते हैं, लुक करते हैं। फिर उसके पश्चात एक सूत्र मंत्र घासा हुआ राणा शबरी दहात वृक्षली गमी जनेभ्यो ले। तो उसमें जो धातुएं हैं घासा हुआ राणा शबरी दहा आदि इत्यादि, वो विभिन्न विभिन्न धातुएं हैं जिनसे अलग अलग स इत्यादि आदेशों की प्राप्ति है। अब यदि हम वहां पर क्या करते हैं कि जैसे वहां तो सिच था सबसे, तो हमने सिच का लुक कर दिया। अब उसके बाद जैसे घस है तो कोई शलंत है, कोई कुछ है, इस प्रकार से तो उनमें अलग अलग घसरी धातु है, वो हृदित है, तो वहां पर अंगादेश की प्राप्ति है। तो हम वहां पर पहले अंग करते,
फिर उसके पश्चात उसका लुक करते, कहीं सिच है तो उसका लुक करते, कहीं चंग है फिर उसका लुक करते, कहीं स है तो उसका लुक करते। तो उतने अलग अलग लुक विधान करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या किया महर्षि पाणिनि ने कि सीधे चिली आदि चिली प्रत्यय कर दिया और उतने अलग अलग प्रत्ययों का लुक न करके सीधे क्या कर दिया, चिली का ही लुक कर दिया। अभी चिली के स्थान पर कोई आदेश नहीं होगा, चिली का ही पहले ही क्या कर दिया, लुक कर दिया। और यदि चिली प्रत्यय करके फिर यदि आदेश नहीं बनाते तो अलग अलग प्रत्ययों का लुक करना पड़ता ना, जैसे सिच का लुक किया वैसे जहाँ पर अंक का लुक करना है तो वहां पर अंक का लुक करना पड़ता, फिर स के लिए विधान करना पड़ता। तो इतने अतिरिक्त सूत्र न बनाने पड़े इसके लिए क्या किया, चिली आदेश चिली प्रत्यय सामान्य रूप से विधान कर दिया और जहाँ लुक करना है वहां पर हमने चिली का ही लुक कर दिया और चिली के स्थान पे फिर ये आदेश बना दिए गए। ठीक है, तो उदाहरण सारे आगे आएंगे क्योंकि चिली का के स्थान पर तो सारे आदेश हो जाएंगे। चिले सिच, लुंगी की अनुवृत्ति जाएगी 3-1-66 तक, वहां तक इसका पूरा प्रकरण है, ये लुंग प्रकरण है। चिले षष्ठी का एक वचन, सिच प्रथमा का एक वचन, लुंगी की अनुवृत्ति है। चिले स्थाने सिच आदेशो भवति लुंगी परतः, चिली के स्थान पे सिच आदेश होता है लुंग के परे रह के। ये बहुत व्यापक सूत्र है और उत्सर्ग सूत्र है। सामान्य रूप से चिली के स्थान पे सबके स्थान पे क्या हो जाता है, सिच आदेश होगा। ठीक है, फिर उसके अपवाद चलेंगे। उदाहरण आप सब बना सकती हैं, अपाठित, अकार्षित, आहारषित, अचैषित, अनैषित, अलावित, अपावित। वृद्धि आदेश के उदाहरण में आप सबने लुंग की सिद्धियां पढ़ी थी और वो सभी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आकर्षित आहारषित की सिद्धि आपकी पढ़ी हुई है। अट क्री, लुंग लकार में और क्या विशेष ध्यान में देना है कि अट आगम अनिवार्य रूप से होगा और यदि अजादि धातु है तो आठ अजादि नाम से आठ आगम हो जाएगा। ठीक है, सिच है तो वृद्धि की प्रक्रियाएं हैं, जहाँ वृद्धि की आवश्यकता है वहां पर वृद्धि होती है, सिच के परे रहते। और इतश्च से इकार का लोप होगा, इतश्च से इकार का लोप होगा। ये दो कार्य अवश्य होंगे, चिली अवश्य होगा और फिर कहीं चिली का लुक होगा, कहीं चिली के स्थान पे सिच आदेश होंगे और आगे के आदेश होंगे। तो आकर्षित में अट क्री आगे लुंग, फिर लुंग के स्थान पे तिवादी आदेश होंगे और लुंग के पहले चिली होगा, चिली के स्थान पे सिच हो गया, अक्री सिच तिप। उसके पश्चात इतश्च से इकार का लोप करके अक्री सिच तिप ये स्थिति है और वलादि अर्धातुक होने से इटागम की प्राप्ति होगी, इटागम का निषेध होगा और अस्ति सिचो प्रत्यय से अप्रक्त हलादि पित्त सार्धातुक को ईट आगम होता है। तो ईट आगम होने से अक्रिसिच ईट तिप, तिप का तब बचेगा तब और वृद्धि करके आकार मूर्धन्यादेश आकार्ष ईट आकार्षित। ठीक है, इसी प्रकार से आहारषित सिद्धियां आप लोग वृद्धि आदेश के सूत्र में निकाल करके अवश्य देखेंगे। अपाठित अलावित में सिच कहाँ गया, जिससे ईटा ईट, जो सेठ धातु होंगी उनमें इट भी रहेगा और ईट भी रहेगा, तो इट से उत्तर ईट के परे रहते क्या हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा। तो जो सिच है वो तो आत्मनेपद पद में भी आएगा, किंतु जो ईट आगम है वो केवल परस्मैपदी धातुओं में रहेगा क्योंकि वो पित्त सार्वधातुक मांगता है। अप्रक्त हलादि पित्त सार्वधातुक को ईट आगम होता है अस्ति तथा सिच से उत्तर, तो इस प्रकार से यहाँ पर ईट आगम हो जाता है। तो सिद्धि आपने देखी हुई है। अगला सूत्र चलिए, शल इगुपधात् अनिटः सः, शलह पंचमी का एक वचन, इगुपधात् पंचमी का एक वचन, अनिटः षष्ठी का एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन। ठीक है, अब आगे के जितने भी सूत्र हैं वे सब चिलेह सिच के अपवाद हैं। वो सब किसके अपवाद हैं, चिलेह सिच के अपवाद है। उत्सर्ग अपवाद समझते ही हैं, उत्सर्ग सामान्य नियम, अपवाद विशेष नियम, सीधे शब्दों में समझना है। अर्थ आप सब करिए। समास करेंगे पहले इगुपधात् में, एक उपधा यस्य स इगुपधः तस्मात् इगुपधात्। तो इगुपधात् भी षट पंचमी है, शरह भी पंचमी है, तो अर्थ क्या हो जाएगा। और अनिट में क्या समास करेंगे, न विद्यते इट यस्य स अनिट तस्य अनिटः, ये बहुव्रीहि समास है। न का बहुव्रीहि समास किससे होता है,
वार्तिक बताई थी आपको? तो बताना पड़ेगा कि वार्तिक बताई थी, हैं? वार्तिक है तो सीधे पहले ही बोलना चाहिए। नयोस्त्यर्थानाम वाच्य उत्तर पद लोपश्च। तो विद्यमान विद्यते अस्त्यर्थक धातु है, उससे समास हो गया। अस्तु, अब अर्थ कर दीजिए सूत्र का। शलंतो यो धातु या शलंताद इगुपधात धातोः अनिटः च्लेः स्थाने स आदेशो भवति लुंगी परतः। अनिटः षष्ठी है, च्लेः भी षष्ठी है। च्लेः की अनुवृत्ति सर्वत्र जाएगी, च्लेः की अनुवृत्ति भी 66 सूत्र तक जाएगी, क्योंकि च्ली के स्थान पे ही सारे आदेश होंगे। किसके स्थान पे आदेश होंगे? च्ली के स्थान पे आदेश होंगे। ठीक है, तो अनिटः भी षष्ठी, च्लेः भी षष्ठी। तो अनिटः च्लेः स्थाने किं भवति? स आदेशो भवति लुंगी परतः। शलंत इगुपद धातु से उत्तर अनिट च्ली के स्थान पे स आदेश होता है। च्ली जो है इसके च की तो संज्ञा हो जाएगी चुटू से, किंतु ली यदि हम देखें तो वलादी है और अर्धातुक है। ठीक है, तो वलादी अर्धातुक होने से क्या होगा कि जो धातुएं सेट हैं उनमें तो इटागम नहीं होगा, किंतु जो अनिट है उनको क्या हो जाएगा? जो अनिट है उनको इटागम नहीं, जो अनिट है उनके स्थान में सा आदेश हो जाएगा। जो सेट है उनको इटागम होगा, इसलिए वो अनिट नहीं रहेंगी। अनिट च्ली नहीं होगा, अनिट च्ली नहीं होगा तो उसको सा आदेश भी नहीं होगा, किंतु जो जहाँ इटागम नहीं होगा वहाँ च्ली क्या है? अनिट है, तो वहां पर सा आदेश होगा। किंतु किन धातुओं से? जो इगुपद है और शलंत है। शलंत का मतलब हाँ, श श स ह, यदि ये अंत में है, इससे उत्तर यदि च्ली है उसके स्थान में सा आदेश होगा। एक शर्त और दे दी कि उपधा में इक होना चाहिए। इक यानी ई उ रील री, ये होने चाहिए। तो उदाहरण देखिए, अधुक्षक अलिक्षक। सिद्धि क्या है? अधुक्षक और अलिक्षक। ठीक है, तो अधुक्षक में धातु क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? धुक्ष। दुह प्रपूरणे। क्या है धातु? दुह प्रपूरणे। तो दुह धातु कैसी है? शलंत है और उपधा में इक है। क्यों कुमदि? शलंत है कि नहीं? कैसे शलंत बताइए? ह अंत में है इसलिए शलंत है। और उपधा क्या होती है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। तो उपधा में भी क्या है? उपधा में इक है, यानी ऊ है यहाँ पर, तो उपधा में इक होने के कारण से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये इगुपद भी है, तो यहाँ पर क्या होता है? च्ली को सिच आदेश होता है, स आदेश होता है। तो सिद्धि करेंगे, दुह प्रपूर्ण आपने धातु रखी और उसके पश्चात क्या कर लेंगे यहाँ पर? हाँ, अट आगम करेंगे। अ, दुह और सिच को नहीं करेंगे, च्ली के स्थान पे करेंगे। किसके स्थान पे करेंगे? च्ली के स्थान पे करेंगे। और उसके पश्चात क्या है? लुंग। लुंग के स्थान पे आपने स्थित कर लिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा आप सबको? तो अ दुह च्ली ती। ठीक है, आगे देखिए, ह शलंत है, शल में आ गया। ओ उपधा में है, अंतिम से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो ओ की उपधा संज्ञा है। इससे उत्तर जो च्ली है। अब ये धातु कैसी है? अनिट है। ठीक है, इस कारण से ये च्ली भी क्या हो गया? अनिट च्ली हो गया। इस च्ली के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे? स। स का क्या शेष बचेगा? स। क्यों? क कहाँ गया? लशक पद्धति से उसकी संज्ञा हो गई, तो हो गया आ दुह स। ती का इतष्ट से इकार का लोप कर दीजिए। यहाँ पर सिच नहीं है इसलिए ईट आगम भी नहीं होगा। जहाँ सिच होगा वहीं ईट आगम होगा। तो अ दुह स त। अब इसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, तादेर धातोर खः।
है ना। दादेः धातोः घ इत्ययम् आदेशो भवति झलि पदान्ते च। पदांत में अथवा झल परे हो तो दकारादि धातु के, है ना, हकार को घकार आदेश होता है। स झल परे है, दकारादि धातु है दो, इसके हकार को क्या हो गया, घ आदेश हो गया। तो क्या बन गया, दुग्ध। अब आप लोगों में से कोई बताए कि द को भ किससे होगा। शाबाश। एकाचो बशो भश झषन्तस्य वो। अर्थ भी मालूम है क्या है, धातु का अवयव जो एकाच, उसका अवयव जो झषंत धातु, उसका अवयव जो भश, उसको वश को भश आदेश होता है। द वश है, उसको क्या आदेश हो गया, भश। तो द को क्या होगा बताइए, इसका भ, द का थ क्या हो जाएगा, थ, है ना। कहाँ से प्रत्याहार लेंगे, छ है घ ढ धश, तो झ को छोड़ दिया, भ घ ढ ध, क्या क्या है, भ घ ढ ध। और उधर बश में भी ज छोड़ दिया गया है, ब ग ड द। तो बश के स्थान पे भश आदेश होना है। किसके स्थान पे, बश के स्थान पे भश होना है। तो द बश में आया, यथासंख्य लगा लीजिए, चाहे आप स्थानांतरित में लगा लीजिए, दोनों से ही यहाँ पर ध आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, तो अधुघ, क्या बना, अधुघ। इसके पश्चात सूत्र है खरिच, खर पर है स, खरी परतः झलाम चरादेशो भवति। झल में घ है, इसके स्थान पे चर आदेश होगा। घ का चर क्या होगा, क, स्थानांतरित कहाँ से, अतः यहाँ पर इसको क्या आदेश हो गया, क। तो अधुक सत, इस वक्त स को मूर्धन्यादेश, ठीक है ना, किससे, आदेश प्रत्यय हो, इन तथा कवर्ग से उत्तर, यहाँ कवर्ग से उत्तर है, और ये प्रत्यय का सकार है, इसको मूर्धन्यादेश हो गया। क्या बन गया, अधुक षट, ठीक है, अधुक षट। क्या बन गया, अधुक षट। तो इसी प्रकार से, अच्छा यहाँ पर गुण की भी प्राप्ति थी ना, दो, तो किंतु स के कित होने के कारण से नहीं हुआ, स के कित कारण से नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये उदाहरण बना। इसी प्रकार से आपका एक और है अलिक्षत। क्या है धातु, अलिक्षत। अलिक्षत में क्या धातु हो सकती है, मुझे पता था आप लोग लिख अक्षर विन्यास से ही बोलेंगी। अच्छा यदि लिख अक्षर विन्यास है तो क्या शलंत है धातु, नहीं। फिर कैसे बोला आपने, इसीलिए कहते हैं धातु पाठ की आवृत्ति करिए। लिह आस्वादने, क्या है धातु, लिह आस्वादने। ये अदादि गण की धातु है, इसका बनता है लेठी। लेठी मतलब चाटता है ना। जो आप सोच रहे हैं कि आप प्रथम वृत्ति की कक्षा में आ गए हैं तो आप प्रारंभिक चीजों की आवृत्ति करना बंद कर दें, तो फिर अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास छूट जाएगा तो फिर विद्या विष के समान हो जाएगी, वो आपको भूल जाएगी, ठीक है ना। तो धातु रूप, धातु पाठ, इनकी आवृत्तियां करते रहिए। तो लिह आस्वादन धातु है, बस एक ही स्वदेश में मुख्य रूप से लगेगा आपका। स्थिति देखो, सारी शब्दें तो घट ही रही है, शलंत है, ठीक है। स कर लीजिए, स का क्या शेष बचेगा, स, टिप का त। गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, ईटागम की प्राप्ति, ईटागम का निषेध, सब कर चुके आपको। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा होठ, ठीक है। होठ का अर्थ वही है, धातु हो हकारस्य हकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। झल परे हो अथवा पदांत में हकार को ढकार आदेश हो जाता है। यहाँ पर ह को क्या आदेश हो जाएगा, ढ। अब उसके बाद का सूत्र आप सब बता सकते हैं। ठ को क्या करना है, शायद नहीं आया अभी तक, आ चुका है। षठो हो कहसी, ठीक है,
धातोः शकारस्य ढकारस्य च स्थाने सकारादो प्रत्यय परतः ककारादेशो भवति। तो धातु का ढकार है, इसको क्या हो गया, का हो गया, सकारादि प्रत्यय के परे रहते तो अलिक्षत, उसके बाद आदेश प्रत्यय लगा करके क्या बन जाएगा, अलिक्षत। ठीक है ना। तो इस प्रकार से शल इगुपधा गणितः सह, इसका उदाहरण क्या रहा, अधोक्षत और अलिक्षत। तो ऐसी धातुओं को चलिए के स्थान में क्सा आदेश होगा जो कि शलंत होंगी और इगुपत होंगी। ठीक है। अगला देखते हैं सूत्र, श्लिष आलिंगने। श्लिष आलिंगने सह की अनुवृत्ति जो है वो 47 सूत्र तक जाएगी, यानी न दृश्य तक जाएगी। श्लिष पंचमी का एक वचन, आलिंगने सप्तमी का एक वचन। सह की अनुवृत्ति है, चलेह की अनुवृत्ति है, लुंगी धातोः प्रत्यय परश्च का अधिकार तो है ही। अर्थ करिए सूत्र का, श्लिष धातोः आलिंगने अर्थे चलेह स्थाने स आदेशो भवति लुंगी परतः। ठीक है। अब हम आदेश बोल रहे हैं पर वो आदेश भी क्या है, प्रत्यय रूप ही है। वैसे भी प्रत्यय के स्थान पे जो आदेश होगा वो तो प्रत्यय माना ही जाएगा स्थानीय वद से, किंतु प्रत्यय रूप ही आदेश होगा। ठीक है। तो श्लिष धातु से उत्तर चली के स्थान में सा आदेश होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कोई शंका हो रही है आपको, श्लिष धातु से उत्तर चली के स्थान में सा आदेश होगा, लुंग के परे रहते। पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था पर आलिंगने कह दिया है ना, कि वैसे तो श्लिष, किंतु आलिंगन यदि होगा, आलिंगन मतलब भी जब शरीर का स्पर्श मतलब करेंगे, कि वैसे चिपका दिया किसी चीज को तो वो नहीं है, आलिंगन सहित होना चाहिए तो सब प्रत्यय होगा अथवा सब प्रत्यय नहीं होगा। उदाहरण है इसका, आश्लिक्षत माता पुत्री। तो माता और पुत्री का आलिंगन क्या होता है, दूर दूर से नहीं होता है, जब बहुत दिनों बाद मिले या किसी विशेष उसमें होता है तो वो जो आलिंगन होता है, आश्लिक्षत माता पुत्री। ठीक है, बन गया। तो माता ने अपनी पुत्री का आलिंगन किया, तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, उसी प्रकार से करके श को यहाँ पर वही षढ़ो कसी से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, तो आश्लिक्षत बन जाएगा। अगला सूत्र है न दृशः, न अव्यय पदम, दृशः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति सह चले लुंगी धातु की है। अर्थ क्या करेंगे सूत्र का, हाँ दृश्य धातु क्या है पूरी, हाँ दृशिर प्रेक्षणे इत्येतस्मात् धातोः परः चलेः स्थाने सह आदेशो न भवति। ठीक है, कि दृश्य धातु से परे चली के स्थान में सह आदेश नहीं होगा। दृश्य धातु भी कैसी है, शलंत भी और इगुपद भी है, प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो इसका उदाहरण बनेगा है ना, अदर्शत और अद्राक्षित, दो रूप आपने याद किए लोग लकार में। ठीक है, तो जब हम व्याकरण के सूत्र पढ़ने लगते हैं तब आपको समझ में आता है कि हमने यहाँ पर ये दो रूप क्यों याद किए थे। ठीक है ना, शब्द रूप में भी कई स्थानों पर दो दो रूप याद करते हैं, मत्यई मतये, मत्याह मतेहे, ठीक है, सामनी सामनी, इस प्रकार से दो दो रूप याद करते हैं, तो वहाँ वहाँ पर विशेष होते जाते हैं। ऐसे लुंग लकार में भी कई धातु में अपठित अपाठित दो रूप आप याद करते हैं, अदर्शत अद्राक्षित दो रूप याद करते हैं। तो सब सूत्रों के नियम से ये कार्य होते रहते हैं। तो अदर्शत की सिद्धि और अद्राक्षित की सिद्धि है ना, दोनों करेंगे। आपने यहाँ पर वो तो नहीं किया, क्या नहीं किया, सा नहीं किया, कुछ तो होगा, तो एक बार तो सिच होगा। अब उसके लिए एक नया सूत्र है, वो आप देखिए। तो अदर्शत बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। अदर्शत में क्या है, अट दृश्य, क्या लिखेंगे, अट दृश्य
आगे चली, चली तो सर्वत्र साधिकार आएगा, और तिप, से कार कर लो, अदृष्टि तिप। यहां पर सूत्र लगेगा इरितो वा। क्या है सूत्र? इरितो वा। पहले आप शलग उपधातनी टक से एक साथ की प्राप्ति करेंगे और उसके पश्चात इरितोवा। इरितोवा सूत्र कहाँ है? उसी प्रकरण में। सूत्र का अर्थ है इरिता धातोः च्ले स्थाने वा अंग इत्ययम् आदेशो भवति। 80 वक्ति ख्यातिभ्यों से अंग की वृत्ति आएगी, 59 तक जाएगी। परस्मै पदेशु की वृत्ति आएगी, पुषादि द्विताद्य वृत्तः परस्मै पदेशु से, उसकी अनुवृत्ति जाएगी 57 तक, 57। और बात तो इसी सूत्र में पढ़ा हुआ है, चिले की अनुवृत्ति है ही, लुंगी की अनुवृत्ति है ही। अर्थवा सूत्र का इरितः धातोः परस्मै पदेषु लुंगी परतः चिलेः स्थाने अंग इत्ययम् आदेशो भवति विकल्पेन। इरित धातुओं से उत्तर चिली के स्थान पे अंग आदेश होता है विकल्प से, परस्मै पद लुंग के परे रहते हैं। अब ये देखिए दृशिर कैसी धातु? इरित। इर अंत में इत गया है। दृशिर में क्या अंत में इत गया है? इर। इसी प्रकार आपकी धातु है भिदिर, छिदिर, रुधिर, आवरणे। तो जिन धातुओं का भी इर इत जाता है, दृशिर के रा की संज्ञा विहरंत्यम से, ई की उपदेश जुनुनासिक से, पर पूरा तो क्या हो गया? इर हो गया। तो इरित जो धातुएं होंगी उनमें चिली के स्थान में सा आदेश नहीं होगा। यदि धातु शलंत है, एक उपद है, तो भी उनको क्या होगा? इरित होने से अंग आदेश ही होगा। ठीक है? विकल्प से होगा, इसलिए दो रूप बन रहा है आपका। तो जब चिली के स्थान पे आपने अंग आदेश किया, अब उसके पश्चात हमने गुण किया। जबकि अंग नित्य है पर गुण नहीं होना चाहिए था, तो एक सूत्र है ऋदृश होंगी गुण। कहाँ का ये सूत्र आपको याद है? तो इसमें भी आप पहले पुगंत लघुपद जैसे गुण की प्राप्ति दिखाएंगे, फिर किंगित जैसे निषेध करेंगे। क्योंकि किंगित है इसलिए किंगित से निषेध होना ही होना है। जो प्रक्रिया है वो आपकी पूरी रहेगी। पुनः एक सूत्र बनाया है ऋदृश होंगी गुण। सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद के 16वें नंबर का सूत्र है। एक दिन आप लोगों के श्रद्धेय की परीक्षा लेंगे, है ना। अंगस्य तो है ऋदृशः अंगस्य अंगी परतः गुणो भवति। ऋकारांत धातुओं को और दृश, है ना। तो दृश अंग को क्या हो जाएगा? अंग के पहले गुण हो गया, गुण होकर के क्या बन गया? दर्श। क्या सिद्धि हो गई? आदर्श बन गया। अब जिस पक्ष में अंग नहीं होगा उस पक्ष की सिद्धि करेंगे। उस पक्ष में बनेगा अद्राक्षी। क्या बनेगा? अद्राक्षी। तो अदृश्य तिप यहाँ पर सिच हो जाएगा, है ना। सानी होगा तो क्या होगा? सिच होगा। तो सारे पहले उसका अपवाद देख लेंगे। जहाँ पर अंग होना वहाँ अंग हो जाएगा, जहाँ क्सा होना वहाँ क्सा हो जाएगा, जहाँ चंग होना है वहाँ चंग हो जाएगा। जो भी होने हैं आदेश वो हो जाएंगे। और फिर यदि उन सबसे शेष बचता है तो सर्वत्र क्या हो जाता है? सिच हो जाता है। तो यहाँ पर सिच का शेष बच गया स, और तब इतष्ट से इकार का लोप करके तब हो गया। ये अप्रयुक्त हरादि सार्वधातुक है। ये तो सार्वधातुक है ना, तिंग और शित तो सार्वधातुक ही होते हैं। तो सार्वधातुक होने के कारण से यहाँ पर ईट आगम हो गया। क्या हो गया? ईट आगम हो गया। धातु अनिट है इसलिए बलादी ईट जो है वो नहीं होगा। अदृश्य स ईट। अब इसके पश्चात यहाँ पर सूत्र लगता है सृज दृशोर झल्यम किति। क्या सूत्र है? सृज दृशोर झल्यम किति। 6157। कहाँ है ये सूत्र? 6157। अकिति। अकिति का अर्थ क्या हो जाएगा? कितना पड़ेगा? हाँ,
कित भिन्न झलादि प्रत्यय के परे रहते। अकिति झलि परतः, क्या अर्थ हो गया? अकिति झलि परतः सृजदृशोः अम आगमो भवति। सृजदृशोः अम आगमो भवति अकिति झलि परतः। कित भिन्न झलादि प्रत्यय के परे रहते सृज और दृश्य को अम आगम होता है। तब यहाँ पर देखिए, ये जो झलादि है सिच, ये कित भिन्न है, तो कित भिन्न झलादि प्रत्यय के परे रहते दृश्य है ये, जिसको क्या होगा? अम आगम होगा। अम कहाँ बैठेगा? मिदच्योन्त्यात् परः, अंत्य से परे बैठेगा। तो क्या स्थिति होगी? अ द्रि अम, आप माँ के मित संज्ञा कर दे रहे हैं, श स ई और त। यहाँ तक आ गए? कहाँ ध्यान है? यहाँ तक आ गए ना? अ द्रि अ श स ई त। अब इसके पश्चात इकोयर्ति सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र लगाएंगे हम? इकोयर्ति सूत्र लगाएंगे। इकोयर्ति से हम यहाँ पर यणादेश कर देंगे। यणादेश करने से क्या हो जाएगा? री के स्थान पे क्या यणादेश होगा बताओ? र। तो क्या बन जाएगा? है ना? अदृश्य हो गया। अब उसमें मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? अदृश्य। ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ पर वृद्धि भी होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। किससे वृद्धि होगी? वद व्रज हलन्तस्याचः। वद व्रज हलन्तस्याचः। सिच के परे वृद्धि होती है। इसका प्रकरण कहाँ है? सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में। वहां तो अभ्यास प्रकरण है। तृतीय पाद में एक एक करके बोलते जाओ, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। द्वितीय पाद है ना, सिच वृद्धि परस्मै पदेषु। अष्टाध्यायी की आवृत्ति करते रहिए आप लोग ठीक से। तो अस्ति सिचो प्रत्यय तो लगा दिया हमने। हाँ, वद व्रज हलन्तस्याचः। तो सिच वृद्धि परस्मै पदेषु की पूरी की वृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है वद व्रज, है ना? वद व्रज इत्येतयोः धात्वोः हलन्तस्य च अंगस्य अचः वृद्धिर्भवति परस्मैपदेषु सिचि परतः। परस्मैपदेषु सिचि परतः वद व्रज इत्येतयोः धात्वोः हलन्तस्य च अंगस्य अचः वृद्धिर्भवति। परस्मै पद परक सिच के परे रहते। ये परस्मै पद है तिप, जिसका ता शेष बचा है। परस्मै पद परक सिच, ये परस्मै पद परे है जिससे ऐसे सिच के परे रहते जो हलंत अंग, दृश्य क्या है आपका? हलंत अंग है। इसके अच को वृद्धि होगी। किसको वृद्धि होगी? इसके अच को वृद्धि होगी। दृश्य में अच क्या है? अ। इसको वृद्धि हो गई तो वृद्धि होकर के क्या रूप बन गया? अद्राश। अब इसके पश्चात वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज यजराज भ्राजत शशांशः, है ना? इत्येतेषां धातूनां छकारान्तानां शकारान्तानां च शकारादेशो भवति झलि पदान्ते च। तो झल परे है और ये शकारांत धातु है, इसको क्या हो गया? शादेश हो गया। तो क्या बन गया? अद्राश। और उसके पश्चात षढ़ोकासी से शाको का कर लेंगे। अद्राक आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश करके क्या बन जाएगा? अद्राक्षी। ठीक है। तो क्या क्या उदाहरण बने? अदर्शत और अद्राक्षित। तो अद्राक्षित में सबसे पहले हमने सृजदृशोर झल्यमकिति। यहाँ पर अद्राक्षित में सिच होगा तो सृजदृशोर झल्यमकिति से हमने अम किया। उसके पश्चात हमने वृद्धि कर दी। वृद्धि करके वद व्रज हलन्तस्याचः से नहीं, पहले क्यों सेनादेश किया, फिर वद व्रज हलन्तस्याचः से वृद्धि की तो बन गया अद्राश। पुनः भ्रष्ट भ्रष्ट से शकारादेश, षढ़ो कहसी से मूर्धन्यादेश, ककारादेश और फिर आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश करके अद्राक्ष और ई अस्ति से जो प्रत्यय से पहले ही कर लिया था आपने, तो अद्राक्षी। तो इस प्रकार से नदृशः में
सा का निषेध हुआ और इधर क्या हो गया, सिच हुआ और इरितोवा से अंग होकर के बना कि अदर्शक, और अंग होने पर भी इंगित होते हुए भी ऋद्रिशोंगी गुणा से। इस सूत्र को याद रखना, ऋद्रिशोंगी गुणा, है ना, क्योंकि अंग इंगित है और इंगित होने पर गुण का निषेध होता है, पुनरपि वृद्धि होती है, गुण होता है, तो इसके लिए एक यही सूत्र है, ऋद्रिशोंगी गुणा। तो उससे हमने गुण कर लिया, तो आदर्शत। तो इस प्रकार से आज आपने चली, लुंगी, चले सिच, सभी धातुओं से चली होगा, चली के स्थान पे सिच होगा, ये उत्सर्ग सूत्र हो गए। और उसके पश्चात अपवाद सूत्र चले, जिसमें शलय उपधादनि टक्सा शीर्षालिंग ने नियमार्थ हो गया और न द्विशः सूत्र ने निषेध किया। तो इस प्रकार से चली के स्थान में जो सा आदेश का प्रकरण है वह आज पूर्ण हुआ। तो आज इतना ही, शेष कल करें।